कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, हम लोग सेंचुरी के बहुत करीब आ गए। बस 4 रुपए और 4 रुपए का फासला तय करते ही $1 की वैल्यू करीबन 100 रुपए हो जाएगी इंडियन रुपीस में। हमारा रुपया गिर नहीं रहा है इस समय, वो पाताल में जा रहा है इस समय। लेकिन एक समय हमारे मोदी जी ने क्या बोला था कि रुपया गिर नहीं सकता मित्रों। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। के हिसाब से पैसा गिर ही नहीं सकता, लेकिन इन्हीं के टाइम पे पैसा कितना गिर चुका है आपको भी पता है। हम लोग सेंचुरी के करीब आ चुके। तो आज की वीडियो में हम 2 चीजों पे बात करेंगे। पहले तो हम आसान भाषा में ये समझेंगे कि आखिर रुपया गिरता क्यों है और वो गिर क्यों रहा है, और दूसरा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर पैसा गिरता क्यों है। तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि जब भी किसी चीज की डिमांड घटती है तो उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे घटने लगती है। उसी तरह हमारी करेंसी की जो डिमांड है वो डे बाय डे कम होते जा रही है, इसीलिए हमारी करेंसी धीरे धीरे गिरते जा रही है। लेकिन वही बात करें डॉलर की, तो डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसे लोग यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। आपको भी ये बात पता है कि इंडिया 85% ऑयल और गोल्ड को इंपोर्ट कराता है बाहर के देशों से। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें उन देशों से ट्रेड करने के लिए डॉलर की जरूरत है, और डॉलर हमारे देश में प्रिंट तो होता नहीं है। मतलब हमें डॉलर कहीं से लाना होगा, मतलब डॉलर को खरीदना होगा। और डॉलर हमारे देश के अंदर 2 या 3 रास्तों से आ सकता है। या तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डॉलर लेकर आए, मार्केट में इन्वेस्ट करें और उसके बदले रुपीस ले ले, या दूसरा हम डॉलर को रुपीस से एक्सचेंज कर ले, या तो हमें अपने रुपए की मजबूती बढ़ानी होगी जिससे हम कम पैसे में डॉलर खरीद सके। और ऐसा नहीं है कि डॉलर आज ही मजबूत है, पहले मजबूत नहीं था। डॉलर बहुत पहले से 1970 से ही अमेरिका की ऐसी नीतियां रही जिसकी वजह से डॉलर आज इतना मजबूत है। बाकी सब करेंसी की डिमांड मार्केट में बहुत कम है एज कम्पेयर टू डॉलर की। और 6-7 महीनों में ही हमारा पैसा कुछ ज्यादा ही नीचे गिरा है। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो तो पहला तो ये वॉर है, और दूसरा हमारे मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर ही करीबन 2 लाख करोड़ के आसपास पैसा विड्रॉल कर लिया हमारे मार्केट से। अब क्या होता है, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आए थे तो वो डॉलर लेकर आए थे और डॉलर को एक्सचेंज करके रुपीस में हमारे मार्केट में उन्होंने इन्वेस्ट किया था। लेकिन जब वो विड्रॉ करते हैं, जब वो मार्केट से निकलते हैं तो वो हमारे रुपीस के बदले डॉलर लेते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे स्टॉक में डॉलर रखा हुआ था वो हमें उन्हें देना पड़ता है, जिससे देश के अंदर हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और हमारा पैसा धीरे धीरे गिरने लगता है। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन इनके ड्रॉबैक भी है। पहला सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट क्या करे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, जिससे क्या हो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़ के जा रहे हैं वो वापिस देश के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करे, इंडियन मार्केट के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि मान लो आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो तो आप जो लोन देते हो अपने देश के अंदर न्यू बिजनेसमैन को, न्यू कॉमर्स को जो लोन देते हो नया बिजनेस सेटअप करने के लिए, वहां पे आप उनसे इंटरेस्ट चार्ज करोगे ज्यादा। और जब आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे तो एक तरह से जहां पर आप लोन देकर देश के अंदर डेवलपमेंट ला रहे थे, नए नए छोटे मोटे बिजनेस बन रहे थे, वहां लोगों को काम मिल रहा था, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो एक तरह से उस कंपनी वाले के ऊपर, उस न्यू बिजनेसमैन के ऊपर लोड आने लगता है, और वो क्या करता है, कटौती करता है, लोगों को काम पर से निकालना शुरू कर देगा, लोगों से ज्यादा काम करवाएगा। इससे क्या होता है कि जो स्टेट डेवलपमेंट होता है ना वो डेथ की तरफ चला जाता है। इसलिए गवर्नमेंट इस तरीके को अपना सकती है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बस एक टेम्पररी बेस पे कुछ समय तक ही कर सकते हैं, बाद में उन्हें इंटरेस्ट रेट हटाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से काम तो आ सकता है पर उतना कारगर नहीं होगा। लेकिन हमने 2013 में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी और पैसे की वैल्यू बहुत तेजी से नीचे जा रही थी, तब इस चीज को हमने स्टेबल किया था FCNRB अकाउंट्स को यूज करके। तो ये जो FCNRB अकाउंट है ये एक्चुअली में NRI लोग यूज करते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है, जो बाहर कमाने जाते हैं, वो लोग अपने कमाए हुए पैसे को फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स बैंक अकाउंट्स के अंदर अपने पैसे जमा करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि आप NRI हो और आप पैसे कमाने देश के बाहर गए हो, लेकिन कुछ सालों बाद आप वापस देश में आने वाले हो। तो क्या होता है, जो आप वहां पैसे कमाते हो वो आप वहां पे किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर जमा नहीं कर सकते। आप वहीं जमा करोगे जहां फॉरेन एक्सचेंज होता होगा, जहां आपके पैसे को कन्वर्ट करके डॉलर से रुपीस में लाएंगे, रूबल से रुपीस में लाएंगे। तो आप ऐसे बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसे जमा करते हो। तो क्या होता है, मान लीजिए SBI बैंक है, तो SBI इंटरनेशनल बैंक है, तो उसके ब्रांच अमेरिका में भी होगा, USA में भी होगा। तो वहां पे उसका जो ब्रांच होता है उसका एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने वहां पैसे कमाए और आपने उस बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, तो वो जो बैंक होता है वो RBI से कनेक्टेड होता है, जो उस डॉलर को सीधे RBI को दे देता है, जिससे RBI के पास
एक टाइम के लिए डॉलर आ जाता है। अब क्या होता है इसमें गवर्नमेंट के लिए सेफ्टी क्या होती है कि आप जो पैसे कमाने बाहर गए हो तो आप ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में वापस आ जाओगे। आप अगर पैसे कमाने गए हो तो आप 5 साल 6 साल 3 साल के बाद ही आओगे। तब तक देश के पास डॉलर आ जाता है देश को चलाने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए देश के अंदर। इसी टेक्निक को 2013 में इस्तेमाल करके हमने करीबन 30 बिलियन डॉलर्स के आसपास रिजर्व जमा कर लिया था स्टेबल करने के लिए मार्केट को। और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, जिन्होंने इस चीज को किया था। उसी चीज को अगर हम आज अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन है वो ये कहता है कि कुछ ही महीनों में हमारे पास करीबन 50 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेन रिजर्व्स आ जाएंगे, जिससे हमारी जो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है वो धीरे धीरे स्टेबल भी हो सकती है और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये सब चीजें गवर्नमेंट अगर ध्यान दे और इसे अप्लाई करे ठीक से तो ये चीजें बराबर काम कर सकती है।